देखिए, मैं इससे पहले बोलूँ तो मुझे अफ़सोस के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब जिन्होंने कल खालिद मिशाल जो कि हमास के लीडर हैं उनको बुला के वहाँ पे स्पीच कराई, मेरी इनसे गुज़ारिश ये है कि पहले टीटीपी को रोक लें भाईजान। वो आपके जलसों में और आपके घर में घुस-घुस के मार रहे हैं, पहले उनको रोक लें। फ़लस्तीन का तो फ़ासला बहुत दूर है यहाँ से हमास का। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपके कंट्री के लोग जो हैं वो खामखा जो लौड़े-लपाड़े जो ट्वीट पे जिहाद करने की सिर्फ सलाहियत रखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँ 98% दहशतगर्दी आपके कंट्री के अंदर बढ़ चुकी है। 98%। तो उसमें दूसरा मज़ाक जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम यहाँ से चीज़ें भेजने के लिए तैयार हैं, हम इमदाद करना चाहते हैं फ़लस्तीन। यहाँ जो सड़कों पे लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, उनका क्या करेंगे अभी आप? चलें, लेकिन ये तो फिर इस तरह ही है, मज़ाक है, आपका पता ही है। एक जो आपका वज़ीर-ए-आज़म जेल में है, दूसरा लंदन अपने घर पहुँच चुका है जहाँ से आया था, तीसरा हवा में चक्कर लगा रहा है। तो फिर आप अंदाज़ा खुद लगा लें कि आप जिहाद करने की कितनी सलाहियत रखते हैं। और जो करंट वज़ीर-ए-आज़म केयर टेकर जिसका जॉब इलेक्शन का था, उसने पूरी दुनिया का चक्कर मुकम्मल करके आखिरी जगह रहती थी चाइना और वो जा चुका है, आपके खर्चे में, प्राइवेट जहाज़ के ऊपर। तो इस पे अफ़सोस ही किया जा सकता है और क्या हो सकता है। लेकिन अब आएँ कि मैं बताना चाहूँगा आपके देखने वालों को दुनिया में क्या पक रहा है। अमेरिका इतना कमज़ोर है क्योंकि मैं खुद अमेरिकन हूँ और मुझे अफ़सोस है कि कल मेरा जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर जो वज़ीर ख़ारजा था, वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है कि वो सऊदी अरेबिया गया और मोहम्मद बिन सलमान ने पहले तो उसको 4 से 6 घंटे अपने ऑफिस के बाहर बिठाया और उसके बाद कहा कि मेरे पास आज तुम्हें मिलने के लिए टाइम नहीं है, और दूसरे दिन बुला के बड़ी छोटी सी ब्रीफ मीटिंग करके उसने कहा है कि जाके मैसेज ले जाओ और फलस्तीन के ऊपर अपनी बमबारी बंद करो। ये हालात है इस वक्त अमेरिका के। और जो मेरे मुर्शिद हैं वो कहते थे मेरी हुकूमत जो है इन्होंने उठा के रख दी। दूसरी उसकी खबर ये है कि जो बाइडेन जो है अब वो जाना चाहते हैं। और उसके बाद एक मजाक बन चुका है, जिस तरह पहले दुनिया का हर लीडर पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए जाता था यूक्रेन, अब ये सब का रुख हो रहा है। अब जर्मन जो चांसलर है वो भी जा रहा है कल परसों। दूसरा जर्मनी के हवाले से याद आया, वहां पे इस वक्त उर्दन के जो किंग हैं वहां वो शाह वो वहां बैठे, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम ना फलस्तीनियों को ना जॉर्डन में लेंगे। इजिप्ट वालों ने पहले रिफ्यूज कर दिया है। और फिर उसके बाद जो अगली बात है, क्योंकि टोनी बिल्किन साहब वहां गए थे, मिन्नतें तरले की इन्होंने अलसीसी की, तो उन्होंने कहा भी हम सिर्फ इमदाद भेजने के लिए बॉर्डर खोलेंगे रफा का, वरना हम वहां से लोग नहीं लेंगे। 168 ट्रक जो है वहां से तैयार खड़े हैं इस वक्त राफा से क्रॉस करके इमदाद देने के लिए। लेकिन उसमें आज मैं बल्कि कुछ चीजें नई भी आपको बताना चाहूंगा। आपके देखने वालों को ये नहीं पता होगा इस वक्त इजराइल के साथ तो तकरीबन मेरे ख्याल 86 कंट्रीज हैं, उनकी हमायत उनको हासिल है। फलस्तीन के साथ भी कई लोग हैं जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं फलस्तीनियों को, हमास को नहीं। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। हमास को सपोर्ट जिन ईरान, सीरिया, कतर, टर्की, अल्जेरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया, ये ममालिक जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं हमास को। इन्होंने तकरीरें भी की हैं। कल जो साउथ अफ्रीकन लीडर हैं उन्होंने बल्कि वो जो फलस्तीनियों का टिपिकल स्कार्फ होता है वो डाल के उन्होंने क्रिटिसाइज किया इजराइल को। फिर उसके बाद कोलंबिया के जो उनके पेट्रो उनका नाम है, उनके लीडर हैं, उन्होंने तो बल्कि कहा है कि जो यहूदी है नाजी हैं, और जो नाजी भी जो थे वो उस वक्त यहूदियों को जानवर कहते थे, तो ये अब फलस्तीनियों को जानवर कह रहे हैं। बड़े गुस्तावो पेट्रो उनका नाम है। मलेशिया के अनवर इब्राहिम साहब हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है इजराइल को। और फिर उसके बाद मैं यहाँ, और इस वक्त देखा जाए तो एक हॉस्टेज, अगली जो मैं बात बताना चाहूंगा, एक फ्रेंच ज्यूइश लड़की है, उसकी हमास ने वीडियो रिलीज की है। वो सारी हर जगह पे इस वक्त हो रही है वायरल। उसके बाद जो बाइडेन साहब हैं वो कमजोर है, पहले उनको पता ही है बड़ी मुश्किल से तो चल फिर सकते हैं। वो जब तकरीर के बाद उन्हें पता ही नहीं होता जाना लेफ्ट को है कि राइट को, उनको पकड़ के ले जा रहे हैं ये। कोई डॉक्टर साथ जाएंगे तो इनको टीके वीके लगा के जहाँ के इजराइल में फोटो शूट खिंचाएंगे तो वापस आ जाएंगे खाना खा के। लेकिन यहूदियों या इजराइल के लिए कोई पहली दफा ये ऐसे यरगमाली लोग नहीं बने। उनका एक फौजी 5 साल वहां पे यरगमाल रहा था, उनका हॉस्टेज रहा था, और इन्होंने उसके बदले 1000 कैदी फलस्तीनी छुड़ाए थे। ये कोई नई बात नहीं है।
जो अगली बात है, इस वक्त अमेरिका ने मॉरल सपोर्ट के लिए एक और काम किया है। 2000 अपने फौजियों को तैयार करके स्टैंड बाय पे कर दिया है कि इनको किसी वक्त भी डिप्लॉय किया जा सकता है इजराइल। लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि वो लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, वो सपोर्ट के लिए जाएंगे, टू ट्रेन द इजरायली फोर्सेस। उसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि अमेरिका के अंदर जो है वो हालात इस तरह है कि कैंपस जो है इस वक्त जो लिबरल स्कूल है, हमारे ज्यादातर वैसे स्कूल इस वक्त लिबरल ही हैं, वहां पे कोलंबिया और खासकर हार्वर्ड के स्टूडेंट्स ने इस हमास को सपोर्ट किया और इजराइल को इसका उस पर इल्जाम लगाया कि ये जो कुछ भी हो रहा है इजराइल की पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। अब उसका रिजल्ट ये निकला है कि यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने उन जो स्टूडेंट्स के नाम लिखकर उनको ब्लैक लिस्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो बैकफुट पे हैं। हमारे जो रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं, हमारे विवेक रामास्वामी, उन्होंने भी उसको उन्होंने कहा है कि ये इनको ब्लैक लिस्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन दे आर जो है ये गलत लोग हैं, इनको अपनी हमायत हमास से हटानी चाहिए। तो ये इस तरह की ये तो सारा इस वक्त यहाँ पे पक रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो इजराइल जो है वो अपनी ग्राउंड इन्वेजन की बिल्कुल तैयारी कर रहा है, बिल्कुल इसके आसपास है। पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो ये गिरह लगा रहे हैं फजलुर रहमान साहब अपने हाथों से, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को अपने दांतों से ये गिरह खोलनी पड़ेगी। वो क्यों? कि IMF की किस्त लेने का टाइम नजदीक आता जा रहा है और अकॉर्डिंग टू अमेरिका और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को, खालिद मिशाल को बुला के जिहाद जिहाद के नारे लगवाएंगे वहां पे, तो आपको एक तो IMF की किस्त नहीं मिलेगी, दूसरा भारत का जो हमेशा दावा ये रहा है कि आप जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं उसको तकवीत मिलेगी, और दुनिया में पहले ही आप जिस काम के लिए, जिस इंडस्ट्री के लिए मशहूर हैं, वो सारी दुनिया का केस स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि आपको बिल्कुल ये पता नहीं है कि आपके सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं जो फलस्तीन का मसला उठा रहे हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है, 40 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है, लेकिन जो गैस है, सर्दियां हैं, वो 100% महंगी की जा रही है। मकसद ये है कि आज जो उसकी कीमत है वो डबल हो जाएगी। बिल्कुल। तो आपके अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस आपको कुछ, आपके सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं, फलस्तीन आपको याद आना शुरू हो चुका है। ये जो गज़वा हिंद के सपोर्टर और वो कमजोर घोड़े मैंने देखे थे, वो कमजोर घोड़े टांगों वाले नहीं होते जो घोड़े, उन पे चढ़े हुए थे मैंने देखे, और 15 से ज्यादा नहीं थे वो लोग जो चढ़े हुए थे ना। वो बच्चे शुगलन, उन्होंने टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे थे, इनको क्या पता जिहाद के स्पेलिंग क्या होते हैं। दूसरा मेरी गुजारिश ये है कि आपके कंट्री के अंदर जितने लोग इस वक्त जिहादी हैं, उनके लिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, पहले IMF के तलवे जो चाट रहे हो वो छोड़ो, चाइना की से खरात मांगना छोड़ो, सऊदी अरेबिया से खरात मांगना छोड़ो, अपने पांव पे खड़े हो। अपने पांव पे खड़े हो नहीं सकते हो, लेटे हुए हो, और यहां से तुम कहते हो जिहाद करना। कैसी बातें कर रहे हो यार? पता है आपने माजी में जिहाद किया, आपने मुगलों के खिलाफ जिहाद किया था, आपने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद किया था। आज आप जिहाद कर रहे हो अपनी जहालत के खिलाफ और गुर्बत के खिलाफ। करो जिहाद, अगर करना है तो उसके खिलाफ करो। उर्दू में क्या कर लोगे भाई? ट्वीट तक तो कर नहीं सकते हो इंग्लिश में, तो कहते हो हम जिहाद करेंगे। पता नहीं कैसी कौम है आरज़ू आप जहां बैठे। मुझे तो अफसोस होता है ये इनको पता नहीं है, अकल से अंधे हैं ये लोग, कैसी बातें कर जाते हैं कि जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे। और यार इस्लाम को तो समझो पहले कि तुम क्या कर रहे हो यार। एक एक गली में तो 8-8 मस्जिदें, एक दूसरे को सारा दिन काफर काफर कहते हो। और दूसरा बता दो मजे की बात आरज़ू आपको भी, शायद आप ये आपकी तहरीक आजादी जब चली थी उसमें सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिखों की थी, सबसे ज्यादा सिख मरे थे। काला बाग जो अंडमान उसका पढ़ के हिस्ट्री उसकी देखें, सबसे ज्यादा वो सिख कैदी थे वहां पे, सबसे ज्यादा शहीदियां भी सिखों ने दी थी। आपके तो DNA में ही नहीं है भाई ये जिहाद जो बातें करते हो। फॉरेन रिलीजन को लेके बैठे हो, ना उसको समझते हो, ना तुम्हें समझने की कोशिश है, ना उसकी कुछ जस्तजू। पाकिस्तान तो बना लो यार, पहले जिहाद बाद में करना। ये जो तुमने अर्ज तो सुनते हैं मेरी बात। देखें, एटॉमिक की जो बात आप कर रहे हैं वो चाइना ने आके किया था ड्रामा, तो वो पता नहीं शायद ले जा चुके हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर एटॉमिक पावर वाला नहीं है, नंबर 1। चलें ठीक है। तो दूसरा जो इस्लामिक मुल्कों के बारे में कहना चाहूंगा, जो आपके कई बुजुर्ग हैं यहाँ पे जो कहते हैं कि हम वो अपने आप को अरबी समझते हैं। अरबी आपको इंसान ही नहीं समझते मेरे भाई। आपके लिए उन्होंने नाम रखे हैं रफीक, मस्कीन।
ठीक है जी। और दूसरा, उनको छोड़े, आपके पठान भाई जो यहाँ से अफगानी गए हैं, अफगानी आपको काफिर कहते हैं, वो कहते हैं इनका इस्लाम ठीक नहीं है, काफिर है सारे। वो कहते हैं इनको मारो, इनको मारने का सवाब है। तो पहले अपने डिफरेंसेस ठीक कर लो। वो मिडिल ईस्ट वाले तुम्हें इंसान भी नहीं समझते, तुम तो कहते हो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो तुम्हें मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, इस्लामिक नाम रखने से वो आपको एक्सेप्ट। आप जाके तो देखो सऊदी अरेबिया में आपके साथ करते क्या है, एयरपोर्टों में धक्के किस तरह मारते हैं, जाओ तो सही। आपके लिए तो उन्होंने खसूसी लाइनें बना के रखी हुई है अलग की, पाकिस्तानियों के लिए तो लाइनें अलग है वहां पर। तुम्हारे साथ तो हाथ लग जाए किसी का तो वो अपना हाथ 3 दफा धोते हैं अरबी जो है। ये पता नहीं कैसे, वो फलस्तीनियों को अरबी नहीं समझते यार। मैं आज सुबह एक देख रहा था अरबी, वो कहता है ये अरब नहीं है, ये फलस्तीनी है, ये फलस्तीनी, ये अरबी नहीं है, पता नहीं क्या वो। लेकिन आरज़ू देखें, 2 चीजें मैं आज आपको बात बताऊं जाती तौर पे, जो पर्सनल मेरी ओपिनियन, इस दुनिया में जिस बंदे ने इंसानियत का, हम पैदा हुए बहसीत इंसान, अगर इंसानियत का कोई शर्म नहीं है तो जो कुछ भी हो तुम, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मेरे लिए आप, यू आर नॉट एन ह्यूमन। और किसी को तकलीफ देना, किसी को मारना, बल्कि किसी जानवर को भी मारना, मैं समझता हूं ज्यादती है। किसी की फीलिंग्स हर्ट करना, और इस दौर में 21st सेंचुरी में फेथ बेस्ड नवरतें पालना, मैं समझता हूं इंसानियत की तौहीन है इंसानियत। पाकिस्तान में दूसरा में एक छोटी सी बात आरज़ू, हम सॉरी, आखिरी मैं बात ये कहूंगा कि फेथ बेस्ड किसी बंदे को कहना कि यार नहीं, और ये कहना, दावा करना मेरा मजहब ही सबसे अच्छा सच्चा है, ये भी ज्यादा, ये इस तरह नहीं करना चाहिए। हम पैदा हुए थे इंसान, हमारा नाम और मजहब बाद में दिया गया। आज मैं किसी हिंदू के घर में पैदा होता, मैंने हिंदू होना था, मैं किसी सिख के घर पैदा होना था। आपकी कौन सी बहादुरी है भाई, आप ये पाकिस्तान में पैदा हो गए, आपको किसने हक दिया कि लोगों से नफरतें करो, वो भी फेथ बेस्ड? मैं तो ये काम नहीं करूंगा बिल्कुल। और बल्कि मैं जितना मजीद पढ़ता जा रहा हूँ, डेली बेसिस पे पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ। मैं रिसेंटली मैं बुद्धिज्म पे रिसर्च कर रहा था, और तिब्बतन मंक्स और बर्मीज मंक्स के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, जापान के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर। और मैं हम सरप्राइज्ड कि इंसान, गौतम बुद्ध का क्या मैसेज था, क्या मेरा अमन और सुकून की बातें थी। मैं आज किसी से बात कर रहा था, दुनिया में अगर आपने सुकून हासिल करना है तो सेल्फलेस सेवा करके देखें, सेल्फलेस सेवा, बिल्कुल ट्रेडिशनल सेवा करें, इसमें सारा सीक्रेट मौजूद है, चाहे आप किसी भी मजहब से बिलोंग करते हैं। और सेल्फलेस फॉरगिवनेस, माफ करना, सेल्फ अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, ये मैं अभी पढ़ रहा हूं मजीद, ये करके देखें। जब आपने किसी की मदद करके उसके साथ तस्वीर बना ली तो वो खत्म हो गई, उसकी नेकी खत्म हो गई। जब आपने उसको बल्कि अपना नाम बता दिया, नेकी खत्म। जब आपने उसके रिटर्न में ये एक्सपेक्ट किया कि ये उठ के मुझे सलाम करे, आपकी नेकी खत्म। और उसमें नेकी पैसों वाली नहीं होती। आरज़ू, कई दफा मैंने आपको अर्ज किया है कि किसी से प्यार करना, स्माइल करना, किसी के लिए दरवाजा खोलना, झुक के मिलना, किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़ के कुछ करना, हर चीज जो है ये सेवा है। आप करके देखें, मैं सीक्रेट है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। किसी ने दीपक चोपड़ा से पूछा था कि हाउ टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, हैप्पीनेस को किस तरह अचीव किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा था कि ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, यू विल बिकम हैप्पी। मैं कोशिश करता हूं ज्यादा दिन, अपना सारा दिन जब गुजारूं तो हर एक को झुक के मिलूं, चाहे छोटा है बड़ा है। लेकिन जो मैं ये चीजें पढ़ता जा रहा हूँ, इसमें चीजों में मैं मजीद, मेरी सपोर्टिंग आर्गूमेंट, मैं मजीद इस चीज में डीप होता जा रहा हूँ। मसला इस चीज में, खासकर सेवा के कॉन्सेप्ट में, झुक के मिलने से, प्यार करने से, और मैं ये करता रहूंगा। मैं बल्कि इसको मजीद आगे जिंदगी में अपने बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे अब हो जाएंगे, मैं आई वांटेड टू वर्क फुल टाइम फॉर ह्यूमैनिटी, टू गिव एटलीस्ट 10 साल अपनी जिंदगी के मैं इंसानियत को दूं, मजहब को नहीं, इंसानियत। आरज़ू, मुझे तो शक होता है, आप कहती हैं तो मान लेते हैं, मुझे तो शक है कि आपके पास एटम बम है भी या नहीं है। आपका बिहेवियर नहीं है एटॉमिक पावर वाला, अगर देखा जाए तो। मैं तो खैर चले, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। मुझे तो लगता है चाइना आया था, उन्होंने कोई 2-4 धमाके किए और ज्यादा दफा अपना पटाखा साथ ही वापस ले गए थे। अब देखें, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन यू डोंट बिहेव लाइक अ सुपर पावर। आप एटॉमिक, देखिए चाइना इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। चाइना, ये जो कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, इसमें भी अगर देखा जाए तो चाइना इज अ विनर, और दूसरा ईरान इज अ विनर। उसकी वजह यह है, ईरान का ऑब्जेक्टिव था कि इजराइल और सऊदी अरेबिया का जो आपस में डील हो रही थी उसको रोका जाए। आज वो विक्टोरियस है। उसमें वजह यह है कि टॉक्स जो है सस्पेंड हो चुकी हैं, उसको रोक दिया गया है।
चाइना अमेरिका को किसी और कॉन्फ्लिक्ट में फंसाना चाह रहा था, ब्लीड करना चाह रहा था, वो उसमें भी कामयाब हो चुके हैं। दूसरा, करप्शन जोरों पर गई है। मैं 2 चीजें और ऐड करना चाहूंगा आपके सुनने वालों के लिए। कल पुतिन साहब ने एक नई पटाखा उन्होंने चलाया। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के जो इन्होंने अमेरिका ने जितने मिसाइल दिए थे यूक्रेन को, उन्होंने ब्लैक मार्केट में बेचे हैं और वो अरबियों ने खरीद के, वो जो हमास चला रहा है वो अमेरिकन सारे मिसाइल है। एक तो अमेरिका के मिसाइल वहां से पहुंचे हैं और दूसरे मेरे पठान भाइयों ने भी कैश वहां से बड़ी बनाई, उन्होंने भी बेच दिए और वो भी वहां जाके अमेरिकन असला सारा चल रहा है। तो इन सारी स्कीम के अंदर जो हुआ है, इसमें लूजर जो है वो अमेरिका है और जो विनर इसमें से नजर आ रहे हैं वो चाइना है, ईरान है और रशिया है। और मैं समझता हूं कि अब ताइवान वालों को सुख का सांस लेना चाहिए कि वो अब वहां पे युद्ध जो नहीं होगा वो चाइना ही उसको टेक ओवर करेगा, अमेरिका वहां नहीं फंसता। कल किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाइडेन साहब से ये पूछा गया है कि आप 2 फ्रंट पे 2 जंगें इकट्ठी खेल सकेंगे, तो उन्होंने भी टूटा फूटा से जवाब दिया है। हमारी सेक्रेटरी जो कामर्स है येलेन, उन्होंने भी कहा है कि हम 2 फ्रंट के ऊपर जंग एक ही वक्त में करने की सलाहियत रखते हैं। मैं यहाँ पे ये याद कराना चाहूंगा कि आप काबल से रात के अंधेरे में भागे थे अगली जंग में से, तो आप 2 जंगें इकट्ठी नहीं, आप आधी जंग भी करने के काबिल नहीं है। और उसके साथ सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये है कि इन्होंने जब मिसाइल देने का वादा किया था, हथियार देने का वादा किया था अमेरिकन ने, यहाँ पे अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि इनके पास अपनी इन्वेंटरी में कुछ भी मौजूद नहीं है। फिर इन्होंने उसका बहाना किया था कि हमारी इन्वेंटरी इजराइल के अंदर ही मौजूद है, हम वहीं से उनकी मदद कर देंगे। तो उस वक्त इस सारे जो नए मिसाइल बन रहे हैं, इसमें द लूजर इज अमेरिका। उसमें उसकी मैं वजह भी ये बताऊं, हमास के साथ तो इस वक्त देखा जाए, हमास को इस वक्त सपोर्ट बिल्कुल हासिल नहीं है, सिवाय ईरान, सीरिया और जो मैंने ममालिक आपको बताए हैं, कोलंबिया, मलेशिया और साउथ अफ्रीका, 5 सारे गिनती अगर कंट्री देखे जाए उनमें भी कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमास के साथ नहीं है, फलस्तीनियों के साथ लोगों की फीलिंग्स हैं। लेकिन एक मैं ये बात बताना चाहूंगा, इजराइल और जूश लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उन पहली दफा उनके ऊपर ये मौका इस तरह का नहीं आया, और पहले भी ये 5वां हमला है, ये 5वीं जंग है इजराइल और हमास की, पिछले 15 सालों में 5वीं है। उनके लिए कोई नई बात नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, उन्हें पता है किस तरह जंगें लड़नी है। इस वक्त वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया को बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं चीजों को। इस वक्त इजराइल के अंदर सेटअप बनाए जा चुके हैं जहां से वो आवाजें भी इनकी सुन रहे हैं, चीजें भी देख रहे हैं, टनल्स का भी हल निकाल रहे हैं, अपने हॉस्टेजेस के बारे में भी वो फिक्रमंद है। लेकिन दे आर स्ट्रॉन्ग मेरे ख्याल में, और दे हैव डेवलप्ड द कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू फाइट द वॉर्स विदाउट द सपोर्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका तो पहले ही आपको पता है, जहाज इतने कैरियर लेके जाते हैं, जंगें विल से लड़ी जाती हैं, हथियारों से नहीं लड़ी जाती। देखिए, भारत जो है वो दरमियान का उनका रास्ता है, वो हमास को सपोर्ट नहीं करते, फलस्तीन के साथ उनकी फीलिंग्स हैं। मोदी साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो 2017 में पहली दफा उन्होंने इजराइल का दौरा किया। 1950 में इजराइल को भारत ने एक्सेप्ट किया, लेकिन 1992 तक उन्होंने वहां पे एम्बेसी नहीं खोली। लेकिन उनका आपस के अंदर ट्रेड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। 18,000 भारतीय बाशिंदे इजराइल के अंदर हैं, जिनको वहां से निकालने का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है। मेरे ख्याल में जो इस वक्त भारत की इकानमी है, मैं इकानमी के हवाले से भी पहले एक बात बताना चाहूंगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 6.8% ग्रोथ पे भारत की इकानमी ग्रो करेगी, जो इस वक्त दुनिया में सबसे आगे है। दूसरी जो कल की बड़ी खबर थी वो अडवाणी साहब जो पोर्ट की बात थी कि दैट पोर्ट हैज एबिलिटी टू वहां पे बड़े से बड़ा कंटेनर शिप जो है वो आगे करेगा। देखिए, तरक्की होती है ट्रेड से, तरक्की होती है एक्सपोर्ट से, तरक्की होती है टेक्नोलॉजी से, तरक्की होती है अपने लोगों की तालीम पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर पैसा लगाया जाए, ह्यूमन इक्विटी के ऊपर पैसा लगाया, वो भारत कर रहा है। और दूसरा है कि वो मुसलसल अब इज्तनाब कर रहा है कि जंगों में इन्वॉल्व ना किया जाए। ये जिहाद के नारे वहां पे नहीं लग रहे हैं, जिहाद के नारे मेरी मादरे मिलत में लग रहे हैं। वो तरक्कियों पर हैं, डिप्लोमेटिकली भी। G20 आपने देख लिया, बल्कि मैं अक्सर ये कहता हूं, जो मैं दुख के साथ, कि लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया कुछ और है, लोगों की सोचें कुछ और है, वहां पे दुनिया इकट्ठी हो रही है और तरक्की देखा जा रहा है कि तरक्की किस तरह करनी है, चाहे डिप्लोमेटिकली या फाइनेंशियली या टेक्नोलॉजी वाइज। तो मेरे ख्याल में भारत का फ्यूचर इज स्ट्रॉन्ग। डॉक्टर जयशंकर डिप्लोमेटिकली इज वेरी मैच्योर स्टेट्समैन,
वो अपना असर और सूख इस्तेमाल करेंगे। और देख, मेरे ख्याल में जो माजी में अगर देखा जाए तो भारत जो है बड़ा थिन लाइन के ऊपर अपनी डिप्लोमेसी को लेकर चल रहा है। पार्टी किसी का ग्रुप का हिस्सा कोशिश करते हैं वो ना बने। इसमें भी मैंने जो जहां तक उनकी मैं स्टेटमेंटें देख रहा हूं कि वो फलस्तीनी लोगों के लिए उनकी फीलिंग्स हैं उनकी, लेकिन ये कि हमास को वो सपोर्ट नहीं करते। मैं जो समझता हूँ कि सबसे अच्छा चॉइस इसमें यही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो ज्यादातर इस्लामिक जो कंट्रीज हैं दे आर नॉट सपोर्टिंग हमास। हो सकता है वो प्रोजेक्ट वहीं से लेके लंदन चले जाए, क्या पता है, वो तो खुद सुना डबल सिटीजन है। लेकिन प्रोजेक्ट तो दुनिया में बहुत चलते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं पहुंचते। मसला तो ये है ना आरजू, प्रोजेक्ट तो बहुत चल रहे हैं। IMF का पैसा पहुंचता है वहां पे जो प्रोजेक्ट पहुंच जाएगा। आपने सीपैक का जो मजाक किया है वो चाइना अभी अपना परेशान है। वो कहते हैं जो $26 बिलियन आप उनका खा गए, पापा जान पे लगा दिया, आपने पिज्जा खरीद ली उनके। तो प्रोजेक्ट तो बहुत चलते हैं, पाकिस्तान नहीं पहुंचते। काकड़ साहब जो मर्जी करे, इनको तो चाहिए था बैलेट पेपर की निगरानी करते हैं, इलेक्शन किस तरह कराना है, क्योंकि 2.5 महीने के लिए आए थे ये। बिल्कुल इनके पास कोई मॉरल जवाब नहीं है कि ये पूरी दुनिया का ग्लोब, इन्होंने पूरा ग्लोब घूमे, अंदाजा लगाए ना, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, फिर अब चाइना, अब सफारी पे ना चले जाएं अफ्रीका, मेरा ख्याल वही रहेगी पीछे। क्या पता चले जाए, क्योंकि पूछने वाला जो कोई नहीं है। आरजू मैच तो बेच दिया आपने, कौन सा चला है मैच? मैच तो बिक गया आपका। मैं बहुत खुश हूं, आपने अच्छे पैसे बनाए अपने मैच में से। सट्टेबाजी बहुत चलती है इंडिया और जो पाकिस्तान का मैच होता है उसका तो रेट ही बहुत मिलता है। आपके बच्चों ने कैश करा लिया है सारा, दुबई में सारी सट्टाबाजी हुई है। मुझे कल किसी ने कहा खुद आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं, उन्होंने खेलने से रिफ्यूज कर दिया था भाई। वो तो जिस तरह से सुन हो गए, उन्होंने जिस तरह टीका लगा दिया, वो खड़े रह गए, हर चीज उड़ गई वहां से। मुझे ये बताएं आरजू, जितना पैसा दुबई में सट्टे में लगा हुआ था, मुझे कल किसी ने पूछा, कहता यार तू ऐसे मजाक कर रहा है, उन्होंने क्यों मैच बेचना था? मैं कहा पाकिस्तान की कौन सी चीज नहीं बिक रही, मुझे बता दो भाई। हर चीज तो फार सेल है। तो उन्होंने अगर मैच बेच दिया तो क्या बुराई है उसमें? कैसी बात है, वो बच्चों को ट्रेन करके भेजना था। भारत जा रहे हो, स्विट्जरलैंड नहीं खड़े हो तुम भाई। वहां नारे क्या लगने थे? यही लगने थे ना, हिंदुस्तान है, वहां हिंदुओं ने जय श्री राम ही कहना था, और उन्होंने क्या उनसे फूल फेंक रहे थे उनपे। लेकिन चले, ये तो खैर चलता रहता है। लेकिन मुझे, मेरे लिए कोई नई बात नहीं। बच्चों को अच्छा, बहुत बुरी तरह से आ रहे थे सर, लेकिन थोड़ी इज्जत से हार जाते, बहुत बुरी तरह से आ रहे। आरजू, बच्चों ने अच्छा रेट लगा भेज दिया, मुझे कोई गिला नहीं है भाई, कोई गिला नहीं। हर चीज फॉर सेल है, हर चीज गिरती फिर रही है, टीम ने क्या कर लेना था वहां से? अब दुआ करें वापस आ जाए वहां से, कहीं और ना भाग जाए। साहब, मैं पहले, आपने जिस तरह अपने इब्तिदाइये में भी बात की है, पहले तो मैं उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त इजराइल को 86 ममालिक की सपोर्ट हासिल है, और ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमास ने इसको शुरू किया था, और 1000 जो हमास के लड़ाका लोग थे, उन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है। उनका कोई प्लान नहीं था कि बी प्लान के इसको किस तरीके से इन्होंने निकलना है। इन्होंने बाद में अगर इसके हमारा पानी और हमारी बिजली बंद कर दी जाएगी तो क्या करेंगे, यहाँ ये कहां से खाएंगे? तो ये एक अगर जाती तौर पे पूछा जाए तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। आगे उसके मैं आगे जाना चाहूंगा। मेरे लिए कुछ एक तशवीश की बात थी, मैं समझता था कि हमास को किसी भी दूसरे मुल्क की सपोर्ट हासिल नहीं होगी, लेकिन मैं उसमें गलत था। इसको हमास को ईरान, सीरिया, कतर, टर्की, अल्जीरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया की सपोर्ट हासिल है। मैं आई एम सरप्राइज, और मैं बार बार ये कहूं, देखें, आपके कई लोग तो पैदल चल के वैसे ग्रीस भी जा रहे हैं, आपके कई लोग वैसे जाके ऐसे ऐसे ममालिकों में दिहाड़ियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आज तक कोई इंसान नहीं गया। अगर देखा जाए तो आप हर जगह चले जाते हैं पैदल। 15-20 लोगों ने फलस्तीन के झंडे उठा के, कमजोर कमजोर घोड़े थे कराची में, उन्होंने उसको उस पर टिकटॉक बनाने की कोशिश की है। आजकल उस पर वो हो रहा है। अब मैं, जो आपने एक बात की है जिहाद की, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसा किया है, खालिद मिशैल साहब को, जो कि हमास के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनको बुला के उन्होंने जिहाद के नारे लगाए, उन्होंने सियासी स्कोरिंग की है उसके ऊपर। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि हाथों से लगाई हुई गिरें जो है, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दांतों से खोलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम, आपकी IMF की किस्त भी रहती है एक, और अमेरिका के कागजों में हमास एक दहशतगर्द मुल्क है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये मैं समझता हूं
कि आप जज्बात में बहुत आगे चले जाते हैं, आप हर चीज को समझते हैं कि ये मजाक है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट की ये पोजीशन नहीं है जिहाद की। पाकिस्तान की स्टेट जो है वो हमास को सपोर्ट नहीं कर रही। आपने वेट किया है कि जब तक आपका बैंक जो है, जो कि सऊदी अरेबिया है, आपके बैंक ने, आपके मालिकों ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने इजराइल के साथ अपने डायलॉग को सस्पेंड किया है, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है, वरना आपकी क्या मजाल है? क्योंकि उसकी वजह यह है, आप सऊदी अरेबिया का पैसा खाते हैं, आप यूएई का पैसा खाते हैं, आप आईएमएफ का पैसा खाते हैं, आप सी पैक का पैसा खाते हैं, तो स्टेटमेंट किस तरह दे लेंगे आप तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, आपके लोग जज्बाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट यहां से पढ़ के गया है, अब इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुर्शद वो है। आप देख लें, लोग जाके जमान पार्क में अपने मिन्नतें मार रहे हैं, जमान पार्क उनके गेट को जाके चूमते हैं, जिस तरह पता नहीं कितनी मुतबरक जगह है। तो दर हकीकत आप एक लास्ट नेशन है, आपको कोई पता नहीं है कि हमने जाना कहाँ है, हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमने तरक्की करनी है, हमने क्या करना है, आपको कुछ पता नहीं है इस वक्त। अगर देखा जाए, आप मैं आखिरी बात जो सब ये कर, पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो गए जो फलस्तीन आपने आजाद कराना है। पाकिस्तान में मुझे ये बताएं, आपकी आजकल सर्दी आने वाली है, आपकी गैस जो है वो 100% उसकी प्राइस बढ़ रही है, वो डबल कर दी जाएगी। आपका देखा जाए तो महंगाई के जो हालात हैं, आपको पता है आपके हालात क्या है इस वक्त। तो चले कोई नहीं, ये कौन सा पहली दफा हुआ है? पहले भी आप वो कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप पहले भी माजी में इस तरह करते रहे हैं। तो ठीक है, आप शुगर लगाएं, अपना जिहाद का करें, अगर हो सकता है तो। ट्वीट वाला जिहाद कर रहे हैं आपके बच्चे, तो करना चाहिए उनको। ठीक है। देखिए, आपके बच्चे जो हैं वो उनको बिल्कुल ये पता नहीं है। अब मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूँ। अमेरिका के अंदर एक वीडियो वायरल हो रही है कि बच्चों को उनकी माओ के सामने मर्डर किया गया, फिर उनकी माओ को रेप किया गया, और उन्हीं के टेलीफोनों से उनकी वीडियो बनाकर उनके खानदानों को भेजी गई। ये इस्लामी स्टेप है, ये इंसानी स्टेप है। लेकिन देखें, जो जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं, उनसे उनसे डायलॉग करना बड़ा मुश्किल है। उनसे जब भी बात करें, कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है। जिस चीज को ना मानना हो तो कहेंगे जी ये झूठा प्रोपेगेंडा है, ये वीडियो जी ये डब हुई है, ये देखिए। लेकिन उसमें बात यह है कि आप एक ऐसी पौध तैयार हो चुकी है जो ना इंग्लिश जानती है, ना मैथ जानती है, उर्दू में ट्वीट करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आधे लड़के लड़कियां बन के सारा दिन एक दूसरे के साथ वो ड्रामे कर रहे हैं वहां पे। अगर देखा जाए तो चॉइस अब इससे तरक्की नहीं होती। मेरा ये क्वेश्चन आपसे ये है, आप उर्दू में बाईपास सर्जरी कर सकते हैं हार्ट की? आप उर्दू के साथ चंद्रयान-3 बना सकते हैं? नहीं सर। आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, और उसमें आप बिल्कुल आंखों से अंधे हैं। आपकी रूलिंग एलीट सारी लंदन बैठी है, आपको कह रही है जिहाद करो। आप पता नहीं आप किस तरीके से आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आप कहां जाना चाहते हैं। आप कंफ्यूज हैं 76 साल से, आप गुमे में, आज के नहीं, पूरे 76 साल से गुमे में। आपको कोई, आपके किसी पड़ोसी मुल्क के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है। अफगानियों के खातर आपने अपना मुल्क तबाह कर लिया है, आज वो भी आपसे नाराज है। तो देखा जाए तो ये नफरतों से आपको ये बंद करनी होगी, नफरतें। ये मैं हमेशा इस चीज के हक में हूं कि सबसे पहले आप अपने भारत से रिलेशनशिप ठीक करें। आपके सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है। आप दालें ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने पड़ोस से दालें इंपोर्ट कर लें। आप सब्जियां दुबई से, आपका सारा सामान पहले भारत से दुबई जाता है, दुबई से पाकिस्तान आता है। वो अकल वाली बात करें यार, अपने मुल्क की महंगाई देखें। आप उनसे रिलेशनशिप ठीक करें, उनसे कुछ सीखें। जो वो किस तरीके से लाहौर से 100 किलोमीटर के ऊपर दुनिया बिल्कुल एक उसका रंग ही नया है। वहां G20 हो रही है, वहां पे ग्लोबल साउथ की बातें हो रही हैं। आप देख लें, जो गौतम एडवाणी है, उन्होंने अब दुनिया की सबसे बड़ी सी पोर्ट जो बनाई है, अगले दिन कल उसका इफ्तिताह हो रहा है। दुनिया जा कहां रही है मुझे ये बताएं। एक्सपोर्ट ना बढ़ाने के बगैर, इंडस्ट्री ना लगाने के बगैर, अपनी इंग्लिश और मैथ की पढ़ाई के बगैर आप तरक्की किस तरह कर सकते हैं? आपके लिए इतला के लिए अर्ज है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं। ऐसे ही है। वैसे इतला अर्ज है कि आप खड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी वजह यह है आप खड़े होने की सलाहियत ही नहीं रखते। उसकी वजह यह है कि आप 76 साल से खैरात पे चल रहे हैं। चौधरी साहब, जो मांगने वाला होता है उसकी ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं होती। दूसरा मैं अर्ज करना चाहूंगा, आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अगले दिन सऊदी अरेबिया की स्टेटमेंट, जब सऊदी अरेबिया ने अपना एक स्टांस लिया उन्होंने कि उन्होंने फलस्तीन को सपोर्ट करना है, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक मजाक किया।
मजाक ये था कि उन्होंने कहा कि हम यहां से एशिया फलस्तीन की मदद के लिए सामान भेजने के लिए तैयार हैं। आपके पास सामान मौजूद है? ऐसे आपके पास अगर सामान मौजूद है तो फलस्तीन जो बलोचिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे अपने बेच रहे हैं, उनको क्यों नहीं देते आप? ऐसे ही है। आप फलस्तीन सामान की भेजने के साइड लिए में अगर तैयार हैं? जाए, जो फ्लड से तबाहकारी हुई अभी तक, वो लोग नहीं दोबारा अपने पांव पे खड़े हो सके, उनके सर पे अभी तक छत नहीं आ सकी। तो हमें तो पहले उन्हें, अपने घर के, अपने लोगों को, अपने इंसानों को बचाने की जरूरत है, या फलस्तीन के, या कहीं और के। तो साहब मैं बल्कि आपसे आपका मुस्तकबिल की दो चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो कि रेलिवेंट है। आपका एक वजीर आजम जेल में है, एक वजीर आजम लंदन अपने घर पहुंच चुका है, एक वजीर आजम हवाई जहाज में हवा में चक्कर लगा रहा है, और एक आपका वजीर आजम जो 2.5 महीने के लिए रखा था अपने इलेक्शन कराने के लिए, वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर अपने आखिरी ट्रिप पर चाइना जा चुका है। इन सारी चीजों को जो आप अगर खुद भी यहां बैठ के देखें, आप तरक्की कर सकते हैं या तरक्की कर रहे हैं, या कोई मुस्तकबिल नजर आता है आप? ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई। बहुत शुक्रिया। दूसरों में दो चीजें बताना चाहूंगा जो सब हिस्टोरिकली 1950 के अंदर जो है भारत ने इसराइल को एक्सेप्ट किया था एज ए स्टेट, और उसके बाद 1992 में वहां पे उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन एक दूसरे के साथ शुरू हुए। नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो 2017 में जिन्होंने इसराइल का दौरा किया। इस वक्त भारत के 18,000 शहरी इसराइल के अंदर मौजूद हैं, और उनकी ट्रेड जो है वो अपने पीक पर है। जो चीजें मुश्तरक हैं दोनों ममालिक में, वो चीजें मैं बताना चाहूंगा, आपसे बाद आप खुद अंदाजा लगाएं। मुश्तरक ये है कि दोनों अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा है। दोनों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों की मनापली है ऑलमोस्ट दुनिया पे, वो भी उनको एक दूसरे के साथ करीब। दोनों ममालिक दहशत गर्दी का शिकार है, ये भी उनको इकट्ठा लेके जाता है चीजें। तो उनके कई मुश्तरक चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे को करीब लेकर आती हैं। और अगर मैं आप आखिरी चीज ऐड करना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, भारत की इकोनॉमी 6.8% के लेवल पर तरक्की करेगी आने वाले फ्यूचर में, इस साल में, और वो एक हाईएस्ट रेट है। दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जो इस नंबर पर है, और उनकी ये जो सुप्रीमेसी है खासकर इकोनॉमी में और डिप्लोमेसी में, इट मेक्स देम एन एज, और उनकी ओपिनियन मैटर करती है। और इसी वजह से वो अपने स्टैंड पर भी क्लियर है, फर्म है। और आप देखेंगे कि अभी जो अमेरिकन इस वक्त डिप्लोमेसी का पूरा जोर है, टोनी बिल्किन इज इन द रीजन राइट नाउ। इजराइल गए हैं, सऊदी अरेबिया गए हैं, मिस्र गए हैं, और एक दो दिनों में जो बाइडन जो है वो अपने दौरे में इजराइल जाएंगे। उसके बाद जर्मनी के चांसलर जाएंगे, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में डॉक्टर जयशंकर या मोदी साहब ये भी इजराइल जाएंगे, और उस रीजन के अंदर अपना प्रेशर जो है वो क्रिएट करेंगे, चाहे वो जंगबंदी हो, चाहे वो जो यरगमाल लोग बनाए हैं उनको छुड़ाने के लिए, या सारे कॉन्फ्लिक्ट के लिए भारत अपना इसमें अपना इस पलड़े में अपना प्रेशर, अपना असर रसूख जो है वो डालेगा। और वो मैटर करता है और कुछ देने की सलाहियत रखते हैं। मैं एक जो आपके नरेंद्र मोदी साहब का एक उनका कोड था कि भारत इज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द वर्ल्ड। उनके पास सलाहियत है किसी की मदद करने के लिए, उनके पास एडिशनल फंड्स मौजूद हैं, उनका 600 बिलियन का उनका फॉरेन रिजर्व मौजूद है, वो देने की सलाहियत रखते हैं। आप कुछ देने की सलाहियत नहीं रखते, आप बढ़ के मारने की सलाहियत रखते हैं, ट्विटर के ऊपर जिहाद करने की सलाहियत रखते हैं, और वो आप कर रहे हैं, और इसका कोई डजंट मैटर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को भी पता है और आपको भी पता है। ठीक है। देखिए, वो जो 2000 इस वक्त सोल्जर्स हैं उनको स्टैंड बाय किया गया है, उनको किसी वक्त भी डिप्लॉय करने के उनको कहा गया है कि यू कैन बी डिप्लॉयड विद इन 24 आवर्स। उनको 24 घंटे के नोटिस पे डिप्लॉय किया जाएगा। उनकी पोजीशन फाइटिंग पोजीशन नहीं होगी, उनकी पोजीशन होगी वहां एड करने की। उनकी पोजीशन होगी इजराइल सोल्जर्स को, उन लोगों को टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए, उनको मेडिकल सपोर्ट देने के लिए। वो जंग में हिस्सा नहीं लेंगे, इन्होंने ये क्लैरिफाई किया है। दूसरा, उसके साथ मैं जो बात बताना चाहूंगा कि इस वक्त टोनी बिल्किन उनका जो 8 घंटे की मुलाकात उनकी हुई है इस वक्त रिसेंटली इजिप्शियंस के साथ। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकन हमारे वहां पे डुअल सिटीजन है फलस्तीन में, उनको वहां से निकलने की राफा बॉर्डर से इजाजत दी जाए, कोशिश की जाए। वहां पे 168 ट्रक जो है उनको इमदाद ले जाने के लिए वो बॉर्डर पर खड़े हैं, वो भी उनका एग्रीमेंट हुआ है कि वो अंदर जाने के लिए तैयार हैं। जो खास बात आज मैं कहूंगा, उर्दन के शाह जो है आज जर्मनी में थे, उन्होंने वहां पे एक बड़ा पुरजोर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि हम जो है वो पॉलिटिकल हम लोगों को पनाह नहीं देंगे। इजिप्ट ने कहा है हम भी पनाह नहीं देंगे। और अगर देखा जाए तो इस वक्त
हमास का, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा दो चीजें आपके देखने वालों को। एक तो मिस्र ने 3 दिन की वार्निंग दी थी, इसराइल को इतला दी थी कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है, जो इसराइल ने निगलेक्ट की थी। और दूसरी उसमें ये थी कि आज से कुछ हफ्ते पहले, महीना 2 महीने पहले, हमास के लीडर जो है वो चाइना गए थे। अब उनकी क्या बातें हुई थी, लेकिन लग ये रहा है कि दे हैव अ सपोर्ट ऑफ हमास एज वेल। चाइना, हमास हैज अ सपोर्ट ऑफ चाइना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये चीजें खुल के सामने आ रही हैं। एक अगली बात आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा, पुतिन ने कल एक नया पंडोरा खोला है। उसने ये कहा है कि अमेरिका ने जो असला यूक्रेन को दिया था, यूक्रेन ने वो मिसाइल सारे ब्लैक मार्केट में बेचे हैं, और वो मिसाइल हमास ने चलाए हैं अगेंस्ट इसराइल। और दूसरी इसमें बात एक नजर आ रही है, बल्कि मैं इसको एक और साथ सपोर्ट ऐड करना चाहूंगा कि यूक्रेनियन जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि वो हमने बेचे नहीं है, रशिया ने हमसे छीने थे जंग में और रशिया ने दिए हैं। दूसरी जो बात इसमें सामने नजर आ रही है कि अफगानिस्तान में जो अमेरिकन असला छोड़ के गए थे, वो असला भी अब पता नहीं किस इन्होंने बेचा है, या जिस तरह बेचा है इन्होंने, वो तालिबान ने, वो भी हमास के हाथों लग चुका है। वो जो मिसाइल हैं वो भी चले हैं। दूसरा, इस वक्त जो तालिबान जंगजू हैं आपके, जो कि कई मिडल ईस्ट से आकर उन्होंने यहाँ पे अफगानी लड़कियों से शादियां की हैं, 30-30 उनके बच्चे हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा को पहले भी पैसे लेकर लड़ते हैं, सीरिया में भी लड़ते रहे हैं, इराक में भी लड़ते रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि हमें सीरिया के जरिए भेजा जाए ताकि हम जाके जंग में हिस्सा ले सकें। इसमें चॉइस मैं ये बताना चाहूंगा, इसराइल ऐसा मुल्क है, ये उनकी हमास के साथ 5वीं जंग है 15 साल के अंदर। हमास, इसराइल ऐसा एक मुल्क है जो उन्हें पता है कि वो चारों तरफ से अरबों में वो घिरे हुए हैं, और उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उनका एक सोल्जर जो था वो 5 साल जंगी कैदी रहा, इन्होंने यरगमाल बना के रखा, और उसके बदले 1000 कैदी इन्होंने अपने छुड़वाए थे। मैं यहाँ पे एक और बात भी यहाँ बताना चाहूंगा, हमास ने अपना आखिरी इलेक्शन उस गाजा में 2006 में कराया था। उनको खौफ है कि अगर इलेक्शन कराया गया तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। तो दर हकीकत चंद लोगों ने पूरे फलस्तीनियों को गाजा में जो हॉस्टेज बना के रखा है। जो पहले आपने शुरू में बात की थी, उनका लीडर इस वक्त कतर में बैठा है, उसके बच्चे टर्किश सिटीजन है, टर्की में उनकी प्रॉपर्टी है, और वो बड़ा हशाश बशाश और फ्रेश शेवन और ओवरवेट बंदा था, और मुसलसल तकरीर कर रहा था अगले दिन वो दोहा के अंदर कि हमने मैं कहूंगा फलस्तीनियों से कि आपने गाजा नहीं छोड़ना। आप खुद बैठे हो दोहा में, आप उनको कह रहे हो गाजा नहीं छोड़ना, कि गाजा क्यों ना छोड़े, क्योंकि आपने उनको एज अ ह्यूमन शील्ड यूज करना है, जो कि गलत बात है। मैं समझता हूं इस वक्त सारी दुनिया जो इस वक्त फलस्तीन के साथ है या हमास के साथ है, सारे कहते हैं जी, बल्कि यूनाइटेड नेशंस भी कहता है कि आप जंगी असूलों की खिलाफ वर्जी ना करें। आप मुझे ये बताएं, एज ए ह्यूमन शील्ड यूज करना लोगों को जंगी असूलों के साथ है वो, और जो हमास ने इसराइल के साथ किया है वो जंगी असूलों के साथ है। उनके ऊपर जेनेवा कन्वेंशन का कोई उस पर इतलाक नहीं है। लेकिन ये देखें, जो कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, जब आप बनाना हो तो आप कह देते हैं जी ये सारा प्रोपेगेंडा है, ये वीडियो जाली है। मैं और बाकी जाली वीडियो चल रही है इस वक्त। प्रोपेगेंडा स्कीम जो है वो पूरी मशीनरी सही चल रही। एक यहाँ पे बात मैं मेंशन करना चाहूंगा, इजराइल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये जो इस पे उनकी कमांड है इस वक्त जो मैं आज सुबह मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, टनल्स के अंदर भी की भी बातें सुनने की सलाहियत रखते हैं, और वो सारी अपनी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को इजराइल के अंदर बैठ के इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना आसान नहीं होगा। ये जो लोग समझ रहे हैं कि हमास ने ये कर दिया है। और मैं यहाँ पे एक और बात भी आपको बताना चाहूंगा, खासकर आपके पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे इस वक्त जिहाद कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने तालिबान के जश्न मनाए थे। सर नहीं, वो मैंने बताया ना कि ये वही लोग हैं जिन्होंने तालिबान के जश्न मनाए थे। इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर तालिबान के झंडे लगा लिए थे, और बाद में तालिबान ने इनको घर में घुस के वो मार रहे हैं, और वो मजाक उड़ा रहे हैं आपकी इकानमी का, अपने वो अफगानियों को ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं, आपके जलसों जुलूसों में वो बम मार रहे हैं, आपकी मस्जिदों में वो बम मार रहे हैं। ये वही लोग हैं। लेकिन इनको फिर वो कहते हैं ना कि कोई अकल हो तो बंदा करे ना कोई इस तरह की बातें। लेकिन इस पे क्या किया जा सकता? पाकिस्तान इज पाकिस्तान। देखिए, इसमें जो मैं समझता हूँ जो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से पहले लोग सारे पॉलिटिकल लीडर कीव जाते थे, यूक्रेन जाते थे पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए, अब वो सारे इसराइल जा रहे हैं। जिस तरह से टोनी बिल्किन साहब वहां पे हैं,
इस वक्त बाइडन साहब जाने वाले हैं, जर्मन चांसलर वहां जाने वाले हैं। इस तरह ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लाइनें लग जाएंगी। अब मैं यहाँ पे दो चीजें साथ मेंशन करना चाहूंगा कि पहले यूक्रेन के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है, वो भी करप्शन में इन्वॉल्व है। अब दूसरी लॉटरी किसकी निकली है, वो इजिप्ट की निकली है, क्योंकि सारा इमदादी सामान जो है रफा बॉर्डर से वहां जाएगा। और वहां से आपको मैं बताना चाहूंगा कि इजिप्ट जो है, इजिप्ट को भी करप्शन के प्रॉब्लम है। तो ये पहले वहां से दुनिया पैसा कमाती रही है यूक्रेन से, अब दूसरा फ्रंट खुल गया है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो होगा इजिप्ट का। उसके साथ जो नए कई चीजें इस वक्त आ रही हैं, अमेरिका के अंदर डायलॉग ये चल रहा है कि इस चीज में इजराइल के ये सारे इस कॉन्फ्लिक्ट में डेमोक्रेट पार्टी को, जो बाइडन को इसका इल्जाम दिया जा रहा है कि उन्होंने $6 बिलियन ईरान को दिए। जो बाइडन के आने से पहले ईरान के पास सिर्फ $4 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज था, आज उनके पास $70 बिलियन फॉरेन रिजर्व है। पहले अमेरिका अपना तेल खुद यहां से निकालता था, इन्होंने अपना तेल निकालना बंद किया, और सबसे ज्यादा पैसा जिन्होंने बनाया वो रशिया और ईरान है। ईरान ने 170 बिलियन तेल से बनाया है। जब जो बाइडन आए थे, ईरान सिर्फ 4.5 लाख पर बैरल्स पर डे निकालता था, आज वो 3 मिलियन बैरल पर डे निकाल रहा है, और $170 बिलियन वो तेल को बेच के बना चुका है। तो ये सारा अगर देखा जाए तो जो बाइडन को ब्लेम किया जा रहा है, जो बाइडन इज लुकिंग वीक, अमेरिका लुक्स वीक राइट नाउ। और जो नई कई चीजें इस वक्त अगर देखा जाए तो जिस तरह मैंने कई मुमालिक आपको बताया कि मलेशिया, वहां के अनवर इब्राहिम है, वहां के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमास के हक में तकरीर की है। कोलंबिया के गुस्तावो पेट्रो हैं, उन्होंने इजराइल को नाजी करार दिया है। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका के जो लीडर हैं, उन्होंने भी हमास के हक में तकरीर की है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, आपको मैंने बताया है कि वो चाइना जा चुके हैं। भारत जो है वो अपनी एक बैलेंस अप्रोच रख रहा है, फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, साथ इजराइल को भी सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह वो पहले भी हमेशा भारत कोशिश करता है कि किसी एक ब्लॉक का हिस्सा ना बनाया जाए। अमेरिका में अंदर रिपब्लिकन पार्टी की तीसरी डिबेट 8 नवंबर को मियामी में होने वाली है, जिसमें लग रहा है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं आएंगे। लेकिन इस वक्त, और जो आखिरी खबर आपको बताना चाहूंगा, अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका में स्पीकरशिप के लिए इलेक्शन हुए हैं, और जिम जॉर्डन जो है इलेक्शन अपना स्पीकरशिप का नहीं जीत सके, दोबारा इलेक्शन होगा। तो ये सारी तफसील आपको ठीक हो गया।